हेलो। हाय। हाय 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 आवाज आ रही? वाह, हाय यश। हाय राज, हाय ऋषभ, हाय अभिषेक। हाय निशांत। बेस्ट ऑफ लक निशांत। हाय पारुल, ओ माय गॉड, हाय पारुल, हाउ आर यू? हाय आर्यन। हाय रुद्र, हाय सुमित। सर आप ही एक टीचर हो जो करेक्ट टाइम पर आते हो। और वाह, थैंक यू। थैंक यू पूर्वी। हाय अभिनव। बेटा मेरे सब्जेक्ट में क्या है कि अब कंप्लीट हुआ है ना अभिनव, तो अब हम होमवर्क देंगे। मेरे सब्जेक्ट में पहले बॉन्डिंग आपको अच्छी से आनी चाहिए अभिनव, क्योंकि अगर आप बॉन्डिंग याद नहीं करोगे तो उस कंडीशन में क्या है ना, पूरा बॉन्डिंग नहीं होने से कोई मज़ा नहीं आता। वो हर एक सब्जेक्ट का नेचर अलग अलग होता है। मैं सब करवा दूंगा तो मुझ पर टेंशन छोड़ दो ना। तो वैसे अगर खुद ही टेंशन लोगे तो फिर क्लास में आने का फायदा क्या हुआ? जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। तनिष्क बोला झूठ बोल रहा है सर, सब लोग करेक्ट टाइम पर आते हैं। वेरी गुड। देखो मेरी बात सुनो, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्या बोला मैंने? मैं सब करवा दूंगा। आप परेशान होगे तो कुछ नहीं होगा। क्या बोला मैंने? आप परेशान होगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो, आप परेशान होगे तो बेटा आदित्य वो भी हमने ही तो बनाए थे। आप समझ ही नहीं रहे बात को। डिफरेंस समझो आप। हमारे ही तो हैं। तो अगर हमने बनाए हैं तो समझ गए ना आप, लैग हो रहा है। हाँ पढ़ लो बेटा। आप अभी रिलैक्स रहो, ये सब मैं आराम से कराऊंगा। इसका मजा आएगा रिवीजन करेंगे जब लास्ट में सारी शीट और ये सब खत्म होने लग जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं, जिस सर को हमने ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान कर रहे थे हम। अस्तित्व। मजा आएगा अभी बहुत। हाँ आप बहुत छोटे हो, अभी बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। ये सब चीजें बहुत छोटी है। अभी आपको कंटेंट पर ध्यान देना है। आप अब केमिकल बॉन्डिंग दोबारा से नोट्स पढ़ो अच्छे से। क्या बोला, अब दोबारा बताओ मैंने? अब आपका होमवर्क क्या है? प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी। अभी आपका होमवर्क है कि आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ेंगे दोबारा से शुरू से। प्रॉमिस करो। और उसके बाद जो भी आपको डाउट आए थे शीट में से उनको दोबारा ट्राई करना, फिर हंसी आएगी आपको अपने ऊपर। और आपको हंसी इसलिए आएगी कि आपको वो अपने आप ही कॉपी में होगा क्वेश्चन। और आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आता था, ये क्या पूछ रहा था मैं सर से। ठीक है? सुन रहे हो ना भैया? सुन रहे हो? ओ भैया, सुनाई दे रहा है? ठीक है। चलो आई होप सब लोग आगे होंगे। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए आराम से समझना इसको। ठीक है? खत्म हो गया चैप्टर। दो तीन डायग्राम थे जो मैंने कहा था ना, याद है? आपने पढ़े थे सारे? हम्म। हाय। अब हम चालू करें। 2 मंथ नहीं लगे प्रकाश। आप जितने बच्चे अगर ये काउंटिंग कर रहे हैं कि सर 2 महीने लगे, तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? ध्यान से सुनो कि हमारे एक वीक में 2 लेक्चर आते हैं। तो अगर 2 लेक्चर आते हैं बेटा, बोलो, अगर 2 लेक्चर आते हैं बेटा, तो उस कंडीशन में 2 महीने जो लगे हैं वो 2 महीने नहीं है, वो एक ही महीना 1.5 महीना ही है। क्योंकि आप एक लेक्चर, एक वीक में 3 लेक्चर अगर आते तो क्या होता? बोलो। अपने आप जल्दी हो जाता ना। तो आप महीनों के हिसाब से काउंट मत करो, लेक्चर्स के हिसाब से काउंट किया करो। हमेशा ये आदत बना लो, नहीं तो आप लोग हमेशा क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर ने एक चैप्टर ही पढ़ाया और इतने महीने चला, लेकिन वो महीने नहीं चला है, वो लेक्चर्स के हिसाब से चला है। क्या बोला मैंने, बताओ?
दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने, बताओ। लेक्चर्स, क्या बोला बताओ। हम्म। क्लियर। एक दो स्ट्रक्चर दूं बनाने के लिए, बनाएंगे। जैसे कैल्शियम साइनाइड, फटाफट फटाफट बनाओ इसको। तो कैल्शियम साइनाइड में आप Ca+2 अलग कर लोगे, इसका नाम होता है कैल्शियम साइनाइड। आयनिक हो गया, अलग कर लिया, -2 आएगा। कार्बन लगा दो, एक सेंट्रल एटम में, नाइट्रोजन कितने, दो। तो एक इधर, एक इधर, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। माइनस लगा दो, क्यों? क्योंकि आपको पता है माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे, बताओ। माइनस इसलिए लगाया है लल्ला, क्योंकि दो माइनस थे, तो दो दो माइनस आ गए, आया ना। क्लियर। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना लोगे। एक और बनाओ। P4S10 का बनाओ। तो P4S10 ऐसा नहीं लग रहा, फास्फोरस P4O10 की तरह दिख रहा है ये। आया ना। किसकी तरह दिख रहा है बताओ। ये इसी तरह से एक मॉलिक्यूल और होता है P4S3, माचिस में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? माचिस, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक्सप्लोसिव रहता है। जल्दी बताओ। क्लियर। आया ना। हाँ बेटा, मैंने कहा था ना, दो चार सवाल और कराऊंगा स्ट्रक्चर के, फिर एमओटी चालू करेंगे, फिर फैजांस रूल चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा ये समझिए ना, P4S10 P3, ये आपका क्या होगा, मैच बॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है, या फायर क्रैकर्स में। और ये क्या, इसलिए क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है। फास्फोरस ट्राई सल्फाइड, यहाँ सल्फाइड है ये सारा। हो गया। एमओटी 3 लेक्चर लगता है बेटा। इसका बना के बताओ। NH4OCN का, चलो। जल्दी बोलो। आप इसको कैसे करें, ये तो आयनिक होगा, क्योंकि NH4 है, मैंने बताया था कि अगर NH4+ होता है तो कंपाउंड आयनिक होता है। आयनिक हो गया, ये O, C++N+, ठीक है। और ये आपका अमोनियम कैटायन है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। क्लियर। बोलो।
हो गया। मैंने आपको एक बताया था एसिड H2N2O2, इसका नाम क्या था? हाइपो नाइट्रस एसिड, याद है? अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो। एक तो ये दोनों लोन पेयर ऐसे भी हो सकते हैं, और आप चाहो तो ये दोनों लोन पेयर अपोजिट भी हो सकते हैं। इसको कहते हैं हम सिस, इसको कहते हैं हम ट्रांस। हाइपोनाइट्रस एसिड। क्लियर? क्या हो गया ये? हाइपो नाइट्रस एसिड। क्लियर? हेलो। कर लेंगे? बोलो। अरे सॉरी, बना लिया? पीछे वाला भी बना लो, ये लो। हो गया? चलिए भाई, अब शुरू करते हैं। MOT, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या बोला, जल्दी बताओ इसका फुल फॉर्म। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। दोबारा बोलो। MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्या होता था, देखो। इसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ड्रॉबैक ऑफ VBT। ड्रॉबैक ऑफ VBT में क्या होता था? पहला, VBT ये कहती थी, यानी अकॉर्डिंग टू VBT O2 इज डायामैग्नेटिक। बट एक्चुअली इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है? क्यों होती थी O2 डायामैग्नेटिक? क्योंकि VBT कहती थी कि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाएगा तो आप सबको पता है कि उसके ऊपर लोन पेयर आएगा। उसके ऊपर लोन पेयर आएगा ऐसे। तो अगर आप देखो तो इसके कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा। अगर यहाँ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा तो ये क्या होगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन जब O2 को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या पाया? O2 को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसने मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया। और भाई साहब, इसने अगर मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया तो ये क्या बन गया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। इसने अगर मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर लिया तो ये क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक। तो ये नहीं समझा पाया। दूसरा, VBT कांट एक्सप्लेन VBT can't explain formation of odd electron molecules या odd electron bond। अब हम जब अगली बड़े हो जाएंगे तो हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी पढ़ेंगे। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मतलब होता है तीन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना बॉन्ड। जैसे ये जो NO है, उस NO में ये तीन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमने पूछा तीन कैसे बन रहे हैं? हमेशा दो ही तो बनते हैं इलेक्ट्रॉन। तो VBT ने कहा नहीं बताएंगे। हमने कहा क्यों? बोला आता ही नहीं है। तीन इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कैसे बन सकता है? ये तो आज तक नहीं सीखा। VBT ने तो हमेशा कहा कि दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी नहीं बता पाया।
तो वीबीटी कांट एक्सप्लेन VBT can't explain fractional bond order. VBT can't explain fractional bond order. VBT can't explain fractional bond order in diatomic molecules. VBT can't explain fractional bond order in diatomic molecules, but in polyatomic molecules. But in polyatomic molecule, fractional bond order is explained by resonance याद है आपको रेजोनेंस के अंदर करते थे हाँ आज से नया शुरू हुआ है वीबीटी का फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाँ 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड हो गया है अमन जी फैजांस रूल 12th में है हम फैजांस रूल भी पढ़ेंगे ताकि एस ब्लॉक समझ में आ जाए ठीक है पैरामैग्नेटिक क्या होता है अंकित बताओ जो मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करता है उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं दोबारा बोलो जो जो जल्दी बोलो हाँ बोलो जो बोलो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रखता है ये पॉइंट अभी समझ में आएंगे धीरे धीरे इन्हीं को तो समझाना है कृष्णा फिर अब आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा ये याद रखने ना यही तो डाउट क्लियर करेगा एमओटी ये समझ में आ जाएंगे अगर तो फिर वीबीटी तो आएगी ना आपको ये थोड़ा सा तो आईक्यू लेवल रो आज गणेश जी का दिन है आज गणेश चतुर्थी भगवान से को थोड़ी बुद्धि दे दे तुम्हें अगर यही तीनों समझ लोगे मैं कर रहा हूं ना बात 11th के बच्चे हैं नोट करो इनको बेटा फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है जैसे किसी का बॉन्ड ऑर्डर आता है 1 2 3 श्रद्धा फ्रैक्शनल इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 तो आपसे पूछा कि यार बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है मतलब बॉन्ड दो बॉन्ड तो समझ में आ गया आधा बॉन्ड क्या होता है बोलो सर ये नया टॉपिक है जी हाँ जितने भी बच्चे हैं अब एक बार शुरू से सुन लें यह नया टॉपिक है इस टॉपिक का नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये नया टॉपिक है इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया सबको यह नया टॉपिक है इसका नाम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले हमें पढ़ना है बोलो ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी और वीबीटी का फुल फॉर्म याद करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो अभी हम पढ़ते हुए क्या आए थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही तो पढ़ रहे थे समझ रहे हो सब हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा या हमने जो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा वो वीबीटी पढ़ा अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि O2 कैसा होता है नेचर में डायामैग्नेटिक अब डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है जिसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है क्लियर समझ गए यहां तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन जब इसे देखा गया एक्चुअली में तो क्या था इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दोबारा बोलो जब इसे देखा गया तो इसमें क्या था बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो जब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो हमने पूछा वीबीटी से कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है बताओ वीबीटी ने कहा नहीं बताएंगे हमने बोला क्यों बोला आता ही नहीं है
यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? बोलो मेरे आईटीएन, मेरे करोड़पति, मेरे सीईओ, अरे मेरे करोड़पति और मेरे लल्ला, अरे ऐसे कैसे मचाएगा तू हल्ला? चैटिंग रुक गई भाई। रॉकी भाई। हम्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद वीबीटी ने कहा कि भाई जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, देखो वीबीटी कहती है अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे एक बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन हो तो दो बॉन्ड बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन हो तो तीन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर जब देखा, अच्छा, और बॉन्ड ऑर्डर फिर क्या होता है इनका? अगर एक बॉन्ड है दो एटम के बीच में तो एक बॉन्ड ऑर्डर, दो, इसका तीन। तो जब हमने कहा यार इसमें कितना आ रहा है, इसमें तो तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ रहा है, तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोले जल्दी बताओ? इसे क्या कहते हैं हम? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दोबारा बोलो, इसे क्या कहते हैं अपन? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। दोबारा बोलो। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ गया। यहाँ तक क्लियर? तो हमने कहा ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कैसे बना वीबीटी से बताओ, तो वीबीटी का नहीं बताएंगे, हमें नहीं आता। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? सर न्यू चैप्टर है, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग का, प्रकाश। ठीक है, बैक बॉन्डिंग 12th में पढ़ाएंगे शिवांश। शिवांश अगर ऐसे सारे टॉपिकों के नाम आपको पूछने हैं और आप इसी को पढ़ाना कहते हैं तो ठीक है, पढ़ लो। आप यही पूछते रहो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो अपन छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, तो ये समझ में आया कि वीबीटी नहीं बता पाई किसको? इस तरह के मॉलिक्यूल को, ऑड इलेक्ट्रॉन को। अब आगे बढ़े। बॉन्ड ऑर्डर, बीओ का मतलब क्या होता है पूजन? बॉन्ड ऑर्डर, जिसका मतलब होता है कितने बॉन्ड से दो एटम के बीच में। क्लियर है बच्चों? अब इधर आओ। अब वीबीटी ने क्या नहीं बताया? फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। क्या नहीं बताया? बीओ का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? लास्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर नहीं समझ में आया, यही तो समझाएंगे हम भूमि। आप समझ, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब समस्याएं हैं। अगर ये समस्याएं समझ में आ जाएंगी तो हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ेंगे, खत्म कर देंगे ना। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए ही तो उसका निर्माण किया गया था, एमओटी का। सारे लोग अपने कान खोल के सुन लो भाई, भूमि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आगे बढ़े। तो ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जो था, फ्रैक्शनल मतलब होता है जैसे 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे आया? तो ये दो एटम वाले मॉलिक्यूल में नहीं बता सकता फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन पॉली एटॉमिक में, जैसे कि रेजोनेंस था, आपको पता है ना, रेजोनेंस जो था उसमें रेजोनेंस हुआ था ऐसे जैसे कार्बोनेट। तो आपको पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आया था। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर। ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर वीबीटी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ऐसे जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, इनमें एक्सप्लेन कर सकता है रेजोनेंस के थ्रू। ये हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस शुरू में। क्लियर? किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। किसके थ्रू पढ़ चुके हैं बताओ? रेजोनेंस के थ्रू इसमें, लेकिन डाई एटॉमिक में नहीं पढ़ चुके। दोबारा बोलो, किस में नहीं पढ़ा, जल्दी बताओ। बोलो, जल्दी बोलो। पॉली एटॉमिक में किसके थ्रू बताया? रेजोनेंस। लेकिन डाई एटॉमिक यानी कि दो एटम वाले मॉलिक्यूल में, ये ऐसे वाले दो एटम जो होते हैं ना इस मॉलिक्यूल में, वो रेजोनेंस को मतलब बॉन्ड ऑर्डर को नहीं बता पाया डाई एटॉमिक में। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए कौन आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
फॉर रिमूवल ऑफ दीज डिफिकल्टीज, ठीक है, हुंस एंड मुलिकन इंट्रोड्यूस which is known as molecular orbital theory. बोलो। क्लियर? विच इज नॉन एज, बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहला सवाल यहां से पूछेगा, भाई साहब बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी, तो क्या बोलोगे आप? बताओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी, बताओ। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है राज। बताओ। क्लियर? तो ये आप बता दो कि हुंस और मलिकन ने दी थी। अब उन्होंने क्या बताया पता है? उन्होंने एक चीज बताई कि जैसे अपन पढ़ते हैं ना, ई बराबर एच सी बाई लेमडा, लेमडा पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह से जो लेमडा हमने पढ़ा है वो एच अपॉन एम वी भी होता है। और इसमें मास अगर बढ़ेगा तो लेमडा क्या होने लगेगा, कम। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है वो लो होता है। दोबारा बोलो। इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है वो लो होता है। दोबारा बोलो। मास अगर लो होगा तो उसका लेमडा ज्यादा होगा। लेमडा का मतलब होता है वेव नेचर। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात उसने करी कि वेव नेचर उसमें ज्यादा होगा। वेव, बोलो। इलेक्ट्रॉन की क्या बोला उसने, मुलिकन और हुंस ने, कि भाई साहब इसमें वेव नेचर ज्यादा होगा। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ। वेव नेचर ज्यादा होगा। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? जी, हम ट्वेल्थ में भी पढ़ाएंगे अस्तित्व। अब मैं पढ़ा लूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो, क्योंकि मैं अगर ऐसे आपके डाउट देता रहूंगा तो पूरा साल खत्म हो जाएगा ना इन्हीं डाउट्स में। तो उन्होंने कहा कि वेव नेचर ज्यादा होती है, और वेव जो होती है वो दो तरह से मीटिंग करती है। वेव ऐसे होती है, वेव को दिखाया जाता है ऐसे। और जो वेव होती है वो दो तरह से मीटिंग करती हैं। अगर ये ऐसे आया तो ये सेम फेज है, और सेम फेज अगर होगा तो ये ऐड हो जाएगा इनका एम्पलीट्यूड, ये चीज ऐड हो जाती है। जैसे इसको हम साई ए साई बी बोलते हैं अगर, तो ये साई ए प्लस साई बी बन जाएगा। अगर अपोजिट फेज में आएगी, अपोजिट मतलब ऐसे, तो उस कंडीशन में ये माइनस हो जाएगा कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड। अगर ये अलग अलग एटम है ए और बी, हमने कहा अगर सेम एटम है तो सेम एटम में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, टू सा ये हो जाएगा। और अगर अपोजिट फेज में आया तो ये जीरो हो जाएगा। यहां तक आज समझ में आया? आया ना? तो दोबारा से बोलेंगे, क्या बोला उन्होंने कि वेव है ये, बोलो। और अगर ये वेव है तो ये दो तरह से मीटिंग करेगी। आया ना? तो दो तरह से मीटिंग करेगी सेम फेज में, यानी कि उसने क्या बोला आप देखना जरा, कि इलेक्ट्रॉन वेव मीट इन सेम फेज देन
there would be constructive interference. ठीक है, देन क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ both bonded atoms nucleus of both bonded atoms due to attraction and formed molecular orbital named as bonding molecular orbital, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम BMO, which has lower energy than the atomic orbital. ठीक है, उसके बाद वो बोल रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन वेव meet in opposite phase, then there would be destructive interference then electron probability decrease between nucleus of atomic orbitals due to repulsion. Due to repulsion formed molecular orbital named as formed molecular orbital named as anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding molecular orbital ABMO, which has higher energy than the atomic orbital, which has higher energy than the atomic orbitals. आराम से रिलैक्स, मैं सब समझाऊंगा, बस लिखने के लिए लिखा था मैंने, ठीक है, डोंट यू वरी. वापस पीछे आते हैं.
पहले नोट कर लो इसको, है ना, फिर समझाते हैं। परेशान मत होना, विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात, लेकिन आप मुझे लिखने तो दोगे, मुझे समझाने का मौका तो दोगे। मेरे समझाने के बाद आप डाउट पूछोगे, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा ना, मौका दोगे ना। परेशान नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूं, परेशान नहीं होना। जिस दिन मेमोटी खत्म करेंगे सब आ जाएगा। सर चैप्टर खत्म हो चुका है जयेश, 11th का, हमने 12th का चालू कर दिया है बेटा। ठीक है। एमओटी के बाद हम फेजांस रूल, फिर एस ब्लॉक, फिर हाइड्रोजन कंपाउंड, है ना, फिर पी ब्लॉक 13th और 15, पूरी एनसीईआरटी जो 11th की लिखी है हम उसे कंप्लीट खत्म करेंगे। ठीक है। पक्का प्रॉमिस करो, आईटी की कसम खाओ कि परेशान नहीं होंगे और चुपचाप पढ़ेंगे। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हम सीखेंगे नहीं। संदीप बेटा, जितने चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से हम जल्दी खत्म कर देंगे, आप चाहोगे तो जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है। हम्म। यार अभी तो पढ़ाने दो यार, समर्थ क्यों परेशान कर रहे हो। मतलब अभी कहते हैं ना कि अभी ये खत्म किया, अभी तो एक लाइन ने लिखी कि अर्ली स्टार्ट 12th, हद कर दो तुम यार। जनवरी में स्टार्ट कर, अभी पढ़ा तो लेने दो मुझे यार, प्लीज। हो गया। ये लो। हाँ सर, बता, नेक्स्ट क्लास में नहीं होगी देव, हम आराम से करेंगे। एमओटी प्लानर में नहीं है तो नहीं पढ़ाऊँ, छोड़ दूँ, क्योंकि 11th में है आपके, हो सकता है आपके स्कूल में पूछे प्रणय। तो थक गया यार, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें अब। होमवर्क दे दिया ना, शीट कंप्लीट करनी है समर्थ। ठीक है। होमवर्क आपका है, शीट आप कंप्लीट कर सकते हैं, बुक भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है समर्थ। हाँ एक बात पूछ लो आप राज, बिल्कुल नहीं गुस्सा होऊंगा बिल्कुल। एमओटी केमिकल बॉन्डिंग का ही 12th का पार्ट है बेटा, 12th क्लास का। आगे बढ़े। बुक का होमवर्क दे दिया ना सुमित, अब आप 11th का कर सकते हो। 11th का जो केमिकल बॉन्डिंग है बुक में पार्ट बी में है, तो आप उसे पार्ट बी में करना बच्चों, है ना। चलिए, तो यहां पर ये कहा गया कि जब उसने क्या बोला कि भाई हुंड्स और मुलिकन ने जब ऐसे सामने सामने हो तो इसे कहा जाएगा सेम फेज। दोबारा बोलो, क्या कहोगे बच्चों, सेम फेज। क्या कहोगे, सेम फेज। तो उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में होंगी तो ये आपस में मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ेगी, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में। और इस एरिया का नाम उसने कहा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आप देखो तो ये अपोजिट हो गया,
तो जब इसके और इसके बीच की बात करेंगे तो क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा, घट गया, क्योंकि अपोजिट फेज में घट जाएगा। कहाँ घटेगा, न्यूक्लियस के बीच में। कहाँ घटेगा, न्यूक्लियस के बीच में। तो ये बीच में घट गया। जब आप इधर इधर आए तो ये सेम एटम ले लिया मैंने, अब ए तो डबल हो गया, और अपोजिट फेज में हुआ तो जीरो हो गया। आप समझ रहे बात को, यहाँ अलग अलग एटम थे इसलिए घटा, और यहाँ सेम एटम है तो बराबर घटा तो जीरो ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या निकला बताओ, कि अगर सेम फेज में होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। क्लियर, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। क्लियर। फिर उसने कहा कि जो बनने वाला ऑर्बिटल होगा उसका नाम बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, और उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी। ठीक है। और जब दोनों फेज अपोजिट फेज में आएंगी, तो वहां पर जब अपोजिट फेज में आएंगी तो क्या होगा बताओ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, घटेगी। कहाँ, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। कहाँ पर, बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। तो न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स की बात करें तो उसका एरिया का नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है। अब आपसे एक सवाल पूछा उसने, ऐसे डायग्राम दे देगा यहां इस ग्राफ में, ठीक है, लिख देगा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इस एक्सिस पर लिख देगा एनर्जी है, और इससे फिर बना के देगा आपको दो ऑर्बिटल अलग से। ये तो यहां पर ये अपन ने बोला इसको साई ए साई बी। आपसे पूछा इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। हम्म, इसमें से बोलो बॉन्डिंग कौन सा है और एंटी बॉन्डिंग कौन सा है। देखो, आप ऐसे देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिख दिया उसने ए ओ, ये बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख दिया। तो अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम है वो हमेशा क्या होगा, बॉन्डिंग, और जिसकी ज़्यादा है वो हमेशा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। दोबारा बोलो। हम्म, यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ जो दिख रहा है क्या है, बोलो एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी कम है वो क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर। डायग्राम में कौन क्या है समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में लिखा हुआ है बच्चे। बेटा एकदम है ना, मम्मी को कहना कल से आपको बिल्कुल मिक्सी में पीस के घोल बना के दे दे खाने को। ये लिखा हुआ है इस ग्राफ में एटॉमिक ऑर्बिटल। यू आर अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट प्रणय, यहां हिंदी में साफ लिखा हुआ है दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल प्रणय। अभी आपको यहां पर कुछ भी नहीं दिया था, आपसे थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए कहा था कि ऑर्बिटल कोई भी ऑर्बिटल
जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम आएगी वो बॉन्डिंग वाला होगा प्रणय। जिसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी वो अभी क्लियर हो गया जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था। सुखप्रीत, यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़ो बच्चों। यहाँ लिखा है हायर एनर्जी, जिसकी होगी वो आपका कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ क्या लिखा है, जिसकी लोअर एनर्जी होगी वो बॉन्डिंग। तो एक मैथमेटिकल ग्राफ बनाया मैंने, मुझे लगा शायद आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, यू कैन मैनेज, तो शायद आ गया होगा प्रणय कि मैथमेटिक्स में ये कहा जाता है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों, ये बीच के अंदर है मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल दो होते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। आपको सवाल में ये कहा गया था, बोलो क्या कहा गया था, कि ये वाला बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग, जल्दी बताओ प्रणय, बोलो बेटा। ये वाला क्या होना चाहिए, तो इसमें साफ लिखा था जिसकी एनर्जी लो होगी, दोबारा बोलो, जिसकी एनर्जी लो होगी वो क्या होगा प्रणय, वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेरी गुड, ताली बजाओ प्रणय के लिए, वेरी गुड। टुडे इज माय हाफ ईयरली एग्जाम और केमिस्ट्री में मैंने आपका जलवा दिखा दिया, और वाह, थैंक यू मोहम्मद। ठीक है, अब उधर देखो ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा है, अगर इसकी ज़्यादा है तो क्या होगा प्रणय, एनर्जी ज़्यादा जिसकी होती है वो एंटी बॉन्डिंग। वेरी गुड, ताली बजाओ प्रणय। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब इन सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने ये सब बताया था, उसने वेव इक्वेशन बताई थी और वेव फंक्शन बोला था इनको, क्या बोला था, वेव फंक्शन। अब उसने इन सबको मैथमेटिकली समझाया बहुत ज़्यादा। तो अगर इसको मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा समझाया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, समझ में किसी को नहीं आया, तो उसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तैयार किया। तो क्या तैयार किया, वेव फंक्शन ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल wave function of molecular orbital is explained by LCAO। इसका पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है जल्दी बताओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट मे बी ऑफ टू टाइप्स, तो ये दो तरह का होता है, दैट मे बी ऑफ टू टाइप। पहला होगा एक्सियल और दूसरा होगा साइडवेज। तो उसने क्या बोला, लीनियर कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है, जल्दी बताओ। वेव फंक्शन जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वो एक्सप्लेन किए जाते हैं किससे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और वो भी कितने टाइप का होगा, दो। पहला बोलो,
Clear? Sorry to disturb you, but I had been detected by the dengue and now chemical bonding becomes my backlog. So what can I do now? बेटा अभी तो देखो ये नया टॉपिक चल रहा है, तो इसको कंटिन्यू कर लो, है ना? कंटिन्यू करने के बाद क्या होगा बेटा कि ये बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। अब जो है उसकी संडे टू संडे आप क्लास लगा लो, ठीक है? आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ये एस ऑर्बिटल है, अब यहां पर ये मैंने जो डॉट बनाया न्यूक्लियस है, ये दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये जो डॉट बनाया न्यूक्लियस है। अब मैं जो ये प्लस बना रहा हूं, ये प्लस बना रहा हूं, ये प्लस फेज को बता रहा है। किसको बता रहा है? हियर प्लस साइन शो फेज ऑफ ऑर्बिटल। ये जरूर लिखना, नहीं तो आप उसको न्यूक्लियस समझ लोगे। दिस इज नॉट अ न्यूक्लियस। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें कि इस प्लस और इस प्लस को देख करके ये बताओ कि ये कौन सा फेज नजर आ रहा है आपको। अब एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से चारों तरफ मूवमेंट कर सकता है। ये इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं जल्दी बताओ, ये बताओ। ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या बनाई मैंने, बताओ? प्रोबेबिलिटी। जल्दी बताओ। ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या बनाई मैंने? प्रोबेबिलिटी। बोलो। ये इसकी क्या बनाई मैंने? प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। अब ये दोनों अगर सेम फेज में है तो हमने कहा था कि जब वो पास आएंगे तो पास आने पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी दोनों के बीच में। तो ये डॉट और यहां पर प्लस आ जाएगा। ये क्या बोला, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन की यहाँ थी प्रोबेबिलिटी वो सब आ जाएगी न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ जितनी थी वो सब बीच में, क्योंकि अभी क्या बोला अपन ने पीछे, अगर सेम फेज में होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ दोनों एटम। जो दोनों एटम के बीच में प्रोबेबिलिटी बढ़ गई इसलिए प्लस बना रहा हूँ यहाँ। और बनने वाला क्या होता है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अगर किसी को फेज क्या होता है ये नहीं पता तो आपको 11th क्लास में हम फिजिक्स में वेव आता है एक टॉपिक, वहां पर ये वेव पढ़ोगे तब आपको फेज समझ में आएगा। दो तरह के फेज होते हैं बेटा। डॉट 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 होता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। अब आप मुझे बताओ यहां पर अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, यहां मैंने प्लस बनाया या माइनस बनाया। अब बताओ क्या होगा? हम्म, जल्दी बताओ क्या होगा? यहां पर अब प्लस माइनस आ गया तो कंस्ट्रक्टिव है तो धक्का पड़ेगा इसको, रिपल्शन। तब ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी धक्का पड़ेगा तो किधर आएगी सारी खिसक के? उधर आ जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे, हाँ या ना? तो इसको क्या कहेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इधर खिसकी तो ये क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा ये? एंटी। क्लियर? गौरव आपने क्या लिखा मुझे समझ नहीं आया बेटा, थोड़ा और अच्छे से बताएं। सर गुस्सा मत करना कि ये लास्ट लेक्चर होगा बॉन्डिंग में 12th में। हाँ बेटा बिल्कुल विकास, 12th क्लास का आखिरी टॉपिक होगा ये, ठीक है? साइन क्या कह रहा है लिखा ना, ये प्लस साइन या माइनस साइन जब भी होंगे तो फेज को बताएंगे ये। फिर से बोलो। यहाँ जो प्लस और माइनस साइन होंगे वो ये लिखा हुआ हियर प्लस माइनस साइन शो फेज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के फेज। ठीक है बेटा तेजस्वा। अब दोबारा बताओ, अगर ये मान लीजिए एक एस आ जाए,
यहाँ पर प्लस आ गया इसका मतलब, और ये पी ऑर्बिटल आ जाए, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये इसका न्यूक्लियस है पी का। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी इधर होती है ऐसे। अब आप मुझे बताओ कौन सा फेज दिख रहा है अगर ये प्लस प्लस है तो, जल्दी बोलो। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव होगा तो इधर की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी क्योंकि ये न्यूक्लियस है इसके बीच में। इधर से भी जो प्रोबेबिलिटी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी वो सारी खिसक के बीच में आ जाएगी। तो यहां पर आप देखो ये प्लस यहां आ गया, यहां सारी प्रोबेबिलिटी आ गई, ये साइन क्या आएगा, नेगेटिव, ये प्लस, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई बीच में। तो इसे क्या कहा जाएगा बताओ? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या कहा जाएगा बेटा? बॉन्डिंग। वेरी गुड। देखो आपको कुछ 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 समझ में तो आने लग गया थोड़ा थोड़ा। अब अगर मैं यहां पर इसको ऐसे बना दूं तो क्या था? हम्म। अभी ये माइनस है और ये प्लस है। अब बताओ क्या होगा? ये प्लस और ये माइनस क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। एंटी बॉन्डिंग बनेगा, धक्का पड़ेगा खट से, ये तो मुड़ गया बेचारा ऐसे, और ये इसको धक्का पड़ गया तो ये ऐसे आएगा इधर। हो गया? अब ये क्या बना? एंटी बॉन्डिंग। अब मान लो पी ऑर्बिटल ही ले लिया मैंने, ये प्लस प्लस ये माइनस ये माइनस, क्या होगा बताओ? सेम फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये आपस में मिलेंगे। प्लस माइनस और ये माइनस ऐसे ही मिलेंगे। ये क्या बनेगा बताओ? बॉन्डिंग। और अगर मैं इनको ये प्लस ये माइनस ये कर दूं तो बताओ क्या होगा? दोबारा बताओ, ये प्लस माइनस है तो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो धक्का पड़ेगा, धक्का पड़ेगा तो दिमाग लगाओ, इधर की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो इधर खिसकेगी, तो जब वो इधर खिसकेगी तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, उधर की उधर खिसकेगी, उधर तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये दो छोटे हो गए शुरू शुरू के। क्लियर? अब बताओ क्या बनेगा ये एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा। अब ऐसा लग रहा है एक्सीएल है कि नहीं है, ये बोलो। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो आपको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखना सब समझ में आ रहा है? पक्का? नोट करो इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहे हैं ना, जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा अगर दोनों तरफ हो ऐसे,
जैसे गुब्बारे को यूं मोड़ दो तो एक तरफ से पिचका देते हैं तो सारा हवा उधर चली जाती है तो वो फूल जाता है ना बड़ा। ऐसे बड़े हो रहे हैं ये। ठीक है, एक बार नोट करो, अभी और समझ में आएगा। हाँ गौरव, अब समझ में आ गया। लिखो तो बता देना, आगे बढ़ेंगे हम साइड वेज में। दोबारा बता देंगे सारा, एक बार पहले लिख लो इसको। 3 वाला कैसे ड्रॉ किया ये भी आ जाएगा, पहले लिख लो इसको फिर बताऊंगा दोबारा। आगे बढ़े। अब साइड वेज की बात कर लेते हैं। साइड वेज में देखो क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम फेज दिख रहा है। आपको पता है साइड वेज में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर नीचे होता है जो होता है जो, तो ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अब ये दोनों साइड वेज करेंगे तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, तो ये प्रोबेबिलिटी इनकी मिल जाएगी, आपस में बढ़ जाएगा ये। इसको बॉन्डिंग बोलेंगे। लेकिन अगर मान लो अपोजिट फेज ले लेता, ऐसे प्लस माइनस और ये माइनस ये प्लस, तो अब क्या होता बताओ। ये जब इसके पास आता, सेम फेज में नहीं है, अपोजिट फेज में है ये, सोचो आप, ये इसके जब पास आए धक्का पड़ेगा ऐसे मुड़ जाएगा। ये इसके पास जाएगा, धक्का पड़ेगा तो मुड़ जाएगा। और मुड़ते ही क्या हुआ ये हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, ये माइनस और ये प्लस। आया ना। अब ये क्या बना, एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि धक्का पड़ेगा उसको। अब आप देखो, अगर मैं ये डी ले लूं और ये पी ले लूं, यहां पर प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, अब बताओ क्या होगा, धक्का पड़ेगा या सेम होगा। अब देखो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब ये प्लस प्लस है तो सेम फेज है, सेम फेज में अट्रैक्शन होगा तो इधर की जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होगी वो खिसकेगी, उधर चली जाएगी अट्रैक्शन की वजह से। इधर की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो अट्रैक्शन की वजह से खिसक के इधर आ जाएगी, तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे ना बाबू। इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो ये छोटी होगी प्रोबेबिलिटी और ये मिल जाएंगे ऐसे। आया ना। इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी और ये आपस में मिल जाएंगे। ये प्लस, क्लियर। तो ये आपका जो दिखा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तो क्या कहेंगे इसको, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अगर यही मैं, ध्यान से देखना इधर, ऐसे कर दूं, अब आप खुद सोचना क्या बनना चाहिए। मैं नहीं बताऊंगा, आपको ट्राई करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है धक्का पड़ेगा तो ये तो मुड़ जाएगा और इनमें इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खिसक जाएगी धक्के की वजह से, तो ये दोनों छोटे हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। ये दोनों छोटे, ये दोनों बड़े, तो क्या ऐसा दिखेगा, ये बड़े, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव,
ये नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ या ना। तो ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्लियर, इधर आओ। अब डी वाले आएंगे, डी वाले मैं अगले पेज पे बना दूंगा दोनों ही, नोट करो पहले इसको। पहली बार ऊपर ऊपर से जा रहा है सुमित बेटा, देखो आप खड़े हो जाओ, है ना, आप बैठे हो इसलिए ऊपर से जा रहा है, थोड़ा खड़े हो जाओ, आपसे टकराने लग जाएगा दिमाग से, है ना। नहीं, प्लस वाली माइनस में नहीं आती है बेटा, माइनस की माइनस में जाएगी, प्लस की प्लस में जाएगी, ठीक है सुखप्रीत। सुखप्रीत थोड़ा सा बड़ा होना पड़ेगा, अब 11th खत्म हो गई है ऐसे सुखप्रीत, मतलब अगर हम, यार मैं कर लूंगा ना बात, तू क्यों बोलता है उनको यार, ठीक है ना यार, बच्चे हैं, कोई बात नहीं सुखप्रीत, तुम छोटे हो, छोटे रहो, तुम डाउट ऐसे ही पूछते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, क्या फर्क पड़ेगा उससे, प्लस को माइनस में लगा दो, माइनस को प्लस में लगा दो, जो कॉन्सेप्ट बोले हैं मत सुनो, मैं कर लूंगा ना बात, फिर एंटर क्यों कर रहा है। इसकी बात मत सुना करो, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को सुखप्रीत कृपया व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है, इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है। पहले नोट कर लो, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे पूरा, आप टेंशन मत लो, जल्दी कृष्णा कर सकते हो आप। अब अगला डी वाला देखो, ये देखो क्या दिखा ये, सेम फेज या अपोजिट फेज, जल्दी बताओ, ट्राई करते हैं हम खुद। ये मेरे को लग रहा है सेम फेज है, सेम फेज है तो इधर से इलेक्ट्रॉन की प्लॉटी उसमें चली जाएगी, सेम फेज है तो इलेक्ट्रॉन की प्लॉटी इसमें से उसमें आ जाएगी, इसकी इसमें आ जाएगी और इसकी इसमें आ जाएगी, तो ऐसा नहीं लग रहा है दोनों बड़े हो जाएंगे और ये दोनों छोटे हो जाएंगे, हाँ है ना। पक्का, तो क्या करूं, ये ऐसे बन रहा है शायद, क्लियर। अब आप दिमाग की बत्ती जलाओ वापस। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस है, दिमाग का बत्ती जलाओ, ये कौन सा फेज दिख रहा है, सेम फेज या अपोजिट फेज, जल्दी बताओ। अब ऐसा नहीं लग रहा कि ये अब अपोजिट फेज है तो धक्का पड़ेगा,
धक्का पड़ेगा तो ये इधर से सारी इधर चली जाएगी, ये सारी की सारी उधर चली जाएगी, इसकी सारी इधर आ जाएगी, और उसकी सारी उधर चली जाएगी। तो ऐसा नहीं ना ये अंदर वाले छोटे हो जाएंगे? बोलो। तो ये ऐसा नहीं ना ये अंदर वाले छोटे हो गए? ये ऐसा बनेगा। इसको कहते हैं हम बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर। कोई डाउट किसी को? हाँ, 11th का पूरा हो गया बेटा। क्लियर? अब आप वापस से आराम से समझेंगे। छोटी सी लाइन है। चित्र बनाने में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले सीट से खड़े हो जाओ, ताकि दिमाग में टकराना शुरू हो। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और अब मैथ्स का दिमाग लगाना है छोटा सा। यहाँ से चलेंगे हम वापस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है बस ये पढ़ के बता दो मुझे आप। इसको पढ़ के बता दो, हाँ। ठीक है बेटा। जिसको समझ में नहीं आया बस वो ये पढ़ो पहले। प्लीज मैं सारे करूंगा आशीष। अब आप अपने डाउट लिखने बंद करो, क्योंकि आप टाइपिंग करेंगे तो वापस से आपको समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना? टाइपिंग में दिमाग चला जाएगा। ठीक है। अब कोई टाइपिंग मत करो। आप प्लीज़ इसको पढ़ो कि क्या लिखा है। ठीक है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट है ना। हम्म। अब आप टाइप कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आएगा, कैसे समझ में आएगा? अनुज, मैंने कहा था ना रिवीजन में करेंगे, बिल्कुल बेटा करेंगे, है ना? थोड़ा सा समय देंगे आप अनुज। ये करवा दूं, अब ये गलती कर दी मैंने अनुज, है ना? इसको भी करवा दें, फिर आपकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ठीक है बेटा? हम्म। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या लिखा था बताओ? कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वेव सेम फेज में हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिमाग में बिठा लिया, और वहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ तक क्लियर? उसका नाम बॉन्डिंग हो जाएगा। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब अपोजिट फेज में हो तो वो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से चालू करा हमने। इसको देखो, ये जो प्लस प्लस दिख रहे हैं या प्लस माइनस दिख रहे हैं, ये साइन बता रहे हैं फेज। अब जिन बच्चों को फेज नहीं पता वो याद रख लो कि सेम फेज मतलब सेम साइन। अगर यहाँ प्लस प्लस है तो सेम फेज है, तो सेम साइन। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे चारों तरफ। अब बस इतना बताओ कि सेम फेज अगर होगा तो क्या होगा? सेम फेज होगा तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो अट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ से जितनी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वो घूम के अट्रैक्ट होके बीच में आएगी इसके। वहाँ से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी घूम के बीच में आएगी। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बीच में आ गई। तो अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बीच में आती है तो उसे बॉन्डिंग कहते हैं। प्लस माइनस दिख रहा है सबको? इसको कहते हैं कि अपोजिट फेज में है ये। अपोजिट फेज में है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो धक्का पड़ेगा इसकी इधर, धक्का पड़ेगा उसकी उधर। तो यहाँ क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए बनने वाले का नाम एंटी बॉन्डिंग। अब इधर आओ। ये प्लस, ये प्लस, दोनों क्या है? ये सेम फेज। दोबारा बोलो। दोनों क्या है? बोलो। सेम फेज। दोनों क्या है? सेम फेज। सेम फेज में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कहाँ? दोनों न्यूक्लियस के बीच में। तो जब ये न्यूक्लियस होता है पी ऑर्बिटल का, तो इसके इधर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो अट्रैक्ट होगी, सारी इधर आ जाएगी। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए वो छोटा बनाया। ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर इसमें आ गई, इधर की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ गई, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, मोटा बन गया ये, और ये आपकी छोटी हो गई। इधर आओ, ये दोनों मिलेंगे। कौन सा फेज है? अपोजिट फेज। क्या होगा अपोजिट फेज में?
धक्का पड़ेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी उधर भाग जाएगी और इसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उधर भाग जाएगी। तो क्या हुआ, धक्का पड़ा तो ये मुड़ इधर आ गया धक्का होके, ये देखो धक्का पड़ के उधर चला गया। इसकी प्रोबेबिलिटी धक्का पड़ी तो उधर चलेगी, तो उधर बड़ी हो गई, ये छोटा हो गया। ठीक है, इधर आ जाओ, दोनों को देख के बताओ कौन सा फेज है, सेम फेज। अगर सेम फेज है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो इधर की जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अट्रैक्ट होकर वो सारी इधर आ जाएगी, इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी अट्रैक्ट होकर के इधर आ जाएगी, तो इन दोनों के बीच में बढ़ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में बढ़ेगी, लेकिन इधर से उधर गई तो ये छोटी हो जाएगी, उधर से ये इधर गई तो ये छोटी हो जाएगी, तो ये दोनों छोटी हो गई, ये छोटी हो गई, वो भी छोटी हो गई, तो इन दोनों के बीच में बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसको क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग। इधर बताओ, यहाँ अगर अपन देखेंगे तो फिर से देखो कौन सा फेज है, अपोजिट फेज। अपोजिट फेज में क्या होगा, रिपल्शन। इधर से जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी धक्का पड़ के उधर जाएगी, तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इधर भी रिपल्शन होगा, धक्का पड़ेगा उधर चली जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई इसलिए नाम एंटी बॉन्डिंग। इस तरफ देखो साइडवेज में, अब साइडवेज में जब देखते हैं सेम फेज तो ऐसे दिखता है, प्लस प्लस सेम फेज है, माइनस माइनस सेम फेज है। यहाँ पर अगर सेम फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इन दोनों की मिल जाएगी, इन दोनों की भी मिल जाएगी, तो यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं बॉन्डिंग। ये साइडवेज को देखने का तरीका है। जब यहाँ देखा मैंने तो दोनों में कौन सा फेज है, अपोजिट फेज। तो क्या हुआ, जब ये इसके पास आया तो धक्का पड़ा इसको तो मुड़ गया, ये इसके पास आया धक्का पड़ा तो मुड़ गया, तो ये जो मुड़ा वो ऐसा दिख रहा है, ये मुड़ा धक्का पड़ा तो ऐसा दिख रहा है रिपल्शन की वजह से। तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई तो इसे क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। अब यहाँ देखो डी में ये प्लस सेम फेज है या अपोजिट फेज, तो देखो आप सेम फेज है। सेम फेज अगर है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी कि यहाँ से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो अट्रैक्ट होकर सारी इसमें आएगी, यहाँ भी जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अट्रैक्ट होकर के उसमें चली जाएगी। तो यहाँ देखोगे आप क्या दिख रहा है, ये और ये मिल जाएंगे आपस में, तो ये बड़े हो गए, यहाँ यहाँ छोटे हो गए, तो ये दोनों छोटे हो गए, ये दोनों बड़े हो गए। यहाँ देखा आपने अपोजिट फेज है, अपोजिट फेज में क्या होता है, रिपल्शन। इसको धक्का पड़ेगा इधर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी धक्का पड़ेगा उधर, ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये दोनों छोटे हो जाएंगे, और इसको धक्का पड़ेगा, ये मुड़ जाएगा, तो ये तो मुड़ गया और ये दोनों छोटे हो गए। ठीक है, अब इधर आओ डी में, यहाँ देखो तो आपका कौन सा फेज है, सेम फेज। अगर यहाँ सेम फेज है तो क्या दिख रहा है, बोलो। यहाँ अगर आप देखो तो क्या दिख रहा है, सेम फेज। अब सेम फेज होगा तो यहाँ से अट्रैक्ट होकर वहाँ चली जाएगी सारी, यहाँ से अट्रैक्ट होकर के यहाँ चली जाएगी, सारी अट्रैक्ट होकर के यहाँ चली जाएगी, सारी अट्रैक्ट होकर के वहाँ चली जाएगी। तो इस कंडीशन में आप देखोगे तो यहाँ क्या होगा, ये पूरी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पक्का। और ये दोनों क्या हो गए, छोटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर इधर आ गई, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होकर उधर आ गई, तो ये दोनों छोटे हो गए, ये दोनों भी छोटे हो गए, तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी, ये इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, और ये छोटा हो गया, ये भी छोटा हो गया, हाँ या ना। इधर आओ, इधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इधर गई, इधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उधर गई, तो ये और ये अगर आप देखोगे तो क्या हो गए, अब सॉरी यहाँ रिपल्शन होगा क्योंकि सेम फेज नहीं अपोजिट फेज है, तो सेम फेज नहीं अपोजिट फेज है, तो इधर से सारी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उधर चली गई, इधर से सारी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उधर चली गई, तो ये क्या हो गए, छोटे, ये दोनों क्या हो गए, बड़े, ये दोनों क्या हो गए, छोटे, ये दोनों क्या हो गए, बड़े। तो इसकी प्रोबेबिलिटी सारी उधर, इसकी प्रोबेबिलिटी सारी उधर, तो ये दोनों छोटे, ये दोनों बड़े, तो ये बड़े हो गए, देखो ये भी बड़े हो गए, ये दोनों छोटे हो गए, और ये दोनों भी छोटे हो गए, ये दोनों बड़े हो गए। धक्का पड़ा तो वापस देखो, ये दोनों कौन से फेज में, अपोजिट। तो इसका मतलब रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इधर खिसक जाएगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उधर खिसक जाएगी, ये दोनों क्या होंगे, छोटे, और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई तो ये बड़े, तो ये देखो ये दोनों बड़े हो गए इधर वाले, ये दोनों छोटे। इसी तरह से धक्का पड़ेगा इसको भी, तो इसकी इधर खिसक जाएगी, इसकी उधर खिसक जाएगी, ये दोनों बड़े और ये दोनों छोटे। ठीक है,
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी बताओ। कंप्लीट। अब यहां पर एक चीज पढ़ने वाले हैं हम, नोडल प्लेन। क्या पढ़ने वाले हैं? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है बताओ, आप में से कोई बताओ, किसी को पता हो तो जल्दी। नहीं पता? एनी इमेजिनरी प्लेन any imaginary plane which has zero electron probability any imaginary plane which has zero electron probability and must be passed through nucleus of atomic orbital or atomic orbital. In case of molecular orbital, in case of molecular orbital, must be passed through मिड पॉइंट, यानी कि जो दोनों न्यूक्लियस का मिड पॉइंट था वहां से पास होना चाहिए। दोनों न्यूक्लियस का जो मिड पॉइंट था वहां से होना चाहिए। क्लियर? ये आपका नोडल पेन कहलाता है। नोडल पेन मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच में से पास होना चाहिए। अब देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां देखो, ये दोनों का मिड पॉइंट ये आएगा ग्रीन वाला। अगर मैं यहां से कोई भी प्लेन पास करूं तो क्या ऐसा प्लेन होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो? बोलो, क्या यहां पर कोई ऐसा प्लेन होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी नहीं हो? नहीं होगा कोई प्लेन, इसलिए नोडल प्लेन जीरो आएगा यहाँ। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर मिड पॉइंट देखूं तो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी प्लेन नहीं है दोनों के मिड में। ऐसे प्लेन कट सकता है एक, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नोडल प्लेन वन आएगा। हाँ या ना? जल्दी बोलो। अगर मैं इसमें और इसमें देखूं यहां पे, तो इसको बीच में से काटूं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ नोडल प्लेन क्या आएगा? जीरो। अगर मैं इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में से यहाँ देखूं तो यहाँ देखोगे तो नोडल प्लेन कितना आएगा? वन। अगर मैं इसमें देखूं तो कोई नोडल प्लेन नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बीच में से निकालोगे तो यहाँ देखूं तो मिड पॉइंट से पास करेंगे, नोडल प्लेन वन। तो यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग में नोडल प्लेन आ गया ना, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, या जीरो वन जीरो वन जीरो वन, आया ना? जीरो वन जीरो वन जीरो वन। दोबारा बोलो। बोलो, जीरो वन जीरो वन जीरो वन। लेकिन अगर आपसे कहा जाए इसमें बताओ तो बता सकते हो क्या? देखो, अब न्यूक्लियस जो होता है ना, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ था, तो इनका न्यूक्लियस यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ये यहाँ यहाँ है ना। तो मिड पॉइंट ये होगा, तो यहाँ से तो एक निकल जाएगा नोडल प्लेन ऐसे, तो यहाँ से एक नोडल प्लेन निकल जाएगा।
यहां पे देखो आप, एक ऐसे निकलेगा और एक ऐसे निकलेगा मिड पॉइंट से बिल्कुल एकदम। तो इसका मतलब इसके नोडल पेन कितने हो गए? दो। इसका देखो ये न्यूक्लियस एक, ये न्यूक्लियस एक और ये मिड पॉइंट, तो ये तो एक नोडल पेन ऐसा कैसे निकल गया ना। यहां पर ये देखो, ये देखो ये मिड पॉइंट है, तो यहां नोडल पेन कितने आएंगे? दो। आया ना? बोलो। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा? एक दो, एक दो, ठीक है, और टेंशन को उठा के फेंक दो। जल्दी बोलो। आया ना? क्या बोला, जल्दी बताओ। एक दो, एक दो, और टेंशन को उठा के फेंक दो। पक्का? इधर बताओ। यहां अगर हम देखेंगे तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये मिड पॉइंट है। यहां से आप काटोगे इसको तो क्या होगा? यहाँ नोडल पेन वन। यहां देखो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये मिड पॉइंट, एक और दो, तो इसका नोडल पेन कितना आ गया? ये दो। अब जो एक खास बात होती है वो ये होती है, नोट करके लिखना इसको, कि अगर इफ नोडल पेन इज इन इवन नंबर, नोडल पेन इज इन इवन नंबर, तो हम उसे जीरेड ऑर्बिटल कहते हैं। ये आप याद रखना बस, अभी बाद में समझ में आएगा जब थोड़ा सा बड़े हो जाओगे 12th में। और अगर ऑड नंबर में हो नोडल पेन तो उसे अनजीरेड कहते हैं। बस आपको कुछ नहीं पूछना क्या होता है क्या नहीं होता, याद रखना है अभी ये। जब आप बड़े होंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तब आगे, है ना। जल्दी बताओ जीरेड अनजीरेड फटाफट। हाँ, तो अब अगर हम बात करें तो यहां पर नोडल पेन क्या आ रहा है? इन इवन नंबर। तो अगर ये इवन नंबर में है तो उसे क्या कहा जाएगा? जीरेड ऑर्बिटल। और अगर ये ऑड नंबर में है तो इसे क्या कहा जाएगा? अनजीरेड ऑर्बिटल। क्लियर दोस्तों? आया ना? बोलो। तो आपको यहां पर देखो, इवन और ऑड तो देखना आता होगा आई होप। तो इवन और ऑड अगर देखना आता है तो आप दिमाग की बत्ती जला के मुझे बताओ। यहां पर ऑड नंबर में कि इवन, और इवन नंबर में, तो इसको बोलते हैं हम साई जी यानी कि जीरेड। यहां पर ऑड में है तो साई यू, साई जी, साई यू, इसको साई जी, और ये साई यू। इधर वालों को बताओ, इवन में है कि ऑड? ऑड में, तो साई यू, साई जी, साई यू ऑड में है, साई जी, यहां साई यू, साई जी। आया ना? क्लियर? तो जीरेड अनजीरेड भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आई होप आप बता दोगे। क्लियर मेरे दोस्त? निपटा देंगे अब, कल पढ़कर आना इसको अगली क्लास में। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को।